हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जरा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, और साथ ही फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ हैं। फिरोज और प्रवीण, आप दोनों का स्वागत करते हैं हम मनी गुरु के आज के इस शो में। इक्विटी, ऑफ कोर्स इक्विटी हमेशा से हम हिट मानते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी से बेहतरीन क्या ही हो सकता है। पर स्पेसिफिकली फिरोज, अगर हम मौजूदा साल की बात करें तो 2023 में इक्विटी से पैसा कमाने की जो संभावनाएं हैं आपको कैसी लग रही है? क्योंकि शुरुआत से या पिछले साल से ही हम थोड़ी सी जो सिचुएशन है डामाडोली देख रहे हैं, तो 2023 कैसा रह सकता है? स्वाति जी, देखिए, अगर हमें 2023 में कितनी इक्विटी की रिटर्न आ सकती है ये देखना है, तो हमें ये देखना है कि लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर से मार्केट एक टाइम करेक्शन मोड में है। अक्टूबर 2021 में निफ्टी 18,500 18,600 भी टच की थी। आज भी हम उस लेवल से नीचे हैं। अगर आपका 1.25 साल 1.5 साल टाइम करेक्शन हो चुका है तो संभावना बढ़ती जाती है रिटर्न बनने की। सो पॉइंट वन, मेरे हिसाब से 2013 एक अच्छा साल रहेगा। 2023 फॉर इक्विटीज, पॉइंट वन। पॉइंट टू, क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ है आज हमारी टॉप 5 इकोनॉमीज में या टॉप 10 इकोनॉमीज में भी, आज हमारा जो ग्रोथ रेट है, नॉमिनल ग्रोथ रेट 11 to 12% है। ऐसी ग्रोथ रेट कहीं भी वर्ल्ड में नहीं मिल रही। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो उम्मीद से ज्यादा हो रही है। अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो जीडीपी बरकरार रहेगी, ग्रोथ बरकरार रहेगी। दैट्स पॉइंट थ्री। जो दुनिया एक बड़ी दुविधा से गुजर रही है वो है महंगाई। और इंडिया की जो महंगाई है वो आज भी 6 और 6.5 के इर्द गिर्द है। बट ग्लोब में जो इन्फ्लेशन रहा है, यूएस के 16 महीने से 17 महीने हो गए हम यूएस से कम इन्फ्लेशन पे चल रहे हैं। सो गिवन ऑल दिस फैक्टर्स, इक्विटीज से 10 से 12% 2023 में आना काफी अच्छी संभावना है मेरे हिसाब तो अच्छे पॉजिटिव संकेत हैं इक्विटी के अच्छा करने के, जिसमें से काफी सारे जो पॉइंट्स है वो फिरोज ने गिनाए। प्रवीण, आपकी नजर में इस साल खासतौर पर इक्विटी में स्ट्रैटेजी किसी के पोर्टफोलियो में क्या रहनी चाहिए? हमें मालूम है कि जिन्होंने लंबे टाइम के लिए इक्विटी में निवेश किया है, ज्यादा छेड़छाड़ करना जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटी वॉलिटिलिटी या कुछ एक शॉर्ट टाइम के किसी इवेंट की वजह से सही नहीं रहती है। पर जो अभी नई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, उनकी नजर में इक्विटी के लिए, आपकी नजर में साल 2023 के लिए कोई खास टिप? नमस्कार स्वाति। आई थिंक फिरोज जी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया है दैट इंडिया आज की तारीख में लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और अगर आपका एक बेस इकोनॉमिक जो बेस है वो स्ट्रांग है तो मार्केट्स और इक्विटीज से बेटर आपको एसेट क्लास मिल नहीं सकता है। बट ऐसा जानते हुए भी स्वाति, जो हम ट्रेंड देखते हैं कि बहुत लोगों का अभी भी एक पोर्टफोलियो के हिसाब से देखे जो एलोकेशन बहुत ही नेग्लिजिबल या तो बिल्कुल नहीं है, या एक नेग्लिजिबल अमाउंट में है, या एक छोटी मात्रा में ही इक्विटी का एक्सपोजर है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें हैं जो एज इन्वेस्टर्स जो इक्विटी को देख रहे हैं, ऑलरेडी इन्वेस्ट करते भी हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो अपने माइंड में रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं गिनाना चाहूंगी। आई थिंक इक्विटी को अप्रोच करने के 5 से 6 तरीके हैं। आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप ज्यादा जो HNIs हैं वो AIF और PMS का रूट ले सकते हैं। यूलिप्स एंड NPS के थ्रू भी आपको इक्विटी का एक्सपोजर मिलता है। बट आई थिंक मैं इसको रेट करूंगी कि जो एक म्यूचुअल फंड्स का जरिया है इक्विटीज में इन्वेस्ट करने का, आई थिंक एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही लो कॉस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव मैकेनिज्म है। तो पहले तो आई थिंक जो आपका रूट है उसको चुनिए। उसके बाद एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से डिफरेंट स्कीम्स में पैसा डालना अक्रॉस डिफरेंट फंड हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स को यूज कर सके। हर AMC का एक अपना टैलेंट पूल है एंड आप उसको इफेक्टिवली अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्वाति, हम लोग अक्सर देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं, तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप अपना खुद का एसेट एलोकेशन देखिए, आपको कितना इक्विटी की जरूरत है। और अगर हम एक्चुअली एसेट एलोकेशन शायद जाके मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का देखेंगे तो बहुत कम होता है, जबकि वो उस छोटे एलोकेशन की चिंता बहुत करते हैं।
पर उस एलोकेशन को सही मात्रा में लाना बहुत जरूरी है। जैसे किसी की अगर विटामिन डी की कमी है, आप 5 मिनट धूप में खड़े हो जाएंगे, उससे वो पूरी नहीं होगी। तो एक सही मात्रा में एलोकेशन रखनी बहुत जरूरी है। एंड लास्टली मैं एक पॉइंट बोलूंगी कि अगर डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स हैं, तो हम एक्टिव फंड्स में देखते हैं कि फंड सिलेक्शन रिस्क इज हाई, बिकॉज लोएस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मर्स में 10 से 35% का डिफरेंस है। तो थोड़ी वहां पे या तो वो सलाह लें कि कैसे स्ट्रैटेजी को बनाना है, या फिर वो खुद से अगर बना रहे हैं तो थोड़ा एक्टिव एंड पैसिव का कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो बना ले, ताकि वो फंड सिलेक्शन रिस्क से थोड़ा सा बचे। अब ये जानना जरूरी है कि कौन सी थीम्स या कैटेगरीज इस साल प्ले आउट यानी साल 2023 में अच्छी चल सकती हैं। फिरोज, एक एक करके थीम पर आपसे चर्चा करेंगे, पर एक ब्रॉडर ओवरव्यू में पहले आपसे ले लूं कि हर साल हम देखते हैं कि एक थीम प्ले आउट होती है। 2023 की जो थीम्स है जो आपको लगता है जो काम कर सकती हैं, कीपिंग इन माइंड जिस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट हो रही है हमारे इर्द गिर्द, क्या लगता है आपको कौन सी थीम्स इस बार अच्छी चल सकती हैं? स्वाति जी, देखिए, थीम्स की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम स्पेसिफिक थीम जैसे कंजम्पशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, ऐसा हम सेक्टर वाइज सोचते हैं। बट उस पे आने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि थी जो क्या प्ले आउट करेगा, कौन सी साइज की कंपनीज उस साल प्ले आउट करेंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा जरिया है कि आप अपने इक्विटीज में पैसे बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 2022 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने -13 की रिटर्न दी, लार्ज कैप ने और 3-4% लार्ज और मिड कैप ने दी। पहला पॉइंट तो ये है कि मेरा ये मानना है कि स्मॉल कैप जो करंट डेफिनेशन है म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए, उसमें काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है, मिड कैप से ज्यादा वैल्यू स्मॉल कैप में है। सो दैट्स पॉइंट वन। तो वी आर गोइंग अ लिटिल हेवी ऑन द स्मॉल कैप साइड, क्योंकि पहले स्मॉल कैप जब कहता था इंसान तो वो 5,000 करोड़ की कंपनी भी हो सकती थी, 1,000 करोड़ की भी हो सकती थी। आज की डेट में जो 250 वर्स्ट कंपनी है उसको स्मॉल कैप करार दिया गया है और उसकी मार्केट कैप है 15,000 करोड़ की। अब 15,000 करोड़ इतना स्मॉल भी नहीं है। तो पहले स्मॉल कैप बहुत छोटा होता था। सेबी की 2018 की क्लासिफिकेशन के बाद स्मॉल कैप 10,000 करोड़ की कंपनी को भी आज स्मॉल कैप करार दिया गया है। सो पॉइंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन आवर ओपिनियन इस स्मॉल कैप सेगमेंट, और उसमें लोगों के सिर्फ 5-7% लगे हुए हैं। हमारे हिसाब से इस साल के लिए अगर आप 25% भी स्मॉल कैप में जाएं विद द न्यू डेफिनेशन ऑफ सेबी, यू आर नॉट टेकिंग टू मच रिस्क, बट वैल्यू इमर्ज होगी। दैट्स ऑन कैपिटलाइजेशन। थीम्स में मैं जल्दी से बता देता हूं, कंजम्पशन थीम है, मैन्युफैक्चरिंग थीम है। इसमें हमें लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से इनमें दोनों में काफी अच्छा पुश मिल सकता है। दीज आर द टू थीम्स हमारे म्यूचुअल फंड्स आर फोकसिंग ऑन। तो इंटरेस्टिंग। तो आप कह रहे हैं कि स्मॉल कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर डेफिनेटली इस बार एक अच्छा एलोकेशन करना चाहिए निवेशकों को, और कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग थीम पर आपने यहां पर फोकस किया। प्रवीण, आपकी नजर में इक्विटी में कौन सी कैटेगरी या कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी नजर में इस बार काम करती हुई नजर आएगी? इफ आई मे जस्ट स्टार्ट विद वन फर्स्ट। हाँ जी, स्वाति, मैं सबसे पहले मल्टी कैप कैटेगरी को उठाना चाहूंगी। ये हाल ही में बेसिकली आई है क्योंकि जब सेबी ने रूल बनाया कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को देखा गया कि वो ज्यादातर लार्ज कैप टिल्टेड हैं, तो उन्होंने एक मैंडेट लेके आया कि आप जब मल्टी कैप फंड बनाएंगे तो आपको मिनिमम 25% लार्ज में, मिड में और स्मॉल में एलोकेट करना ही है। यानी कि एज अगेंस्ट रेगुलर इक्विटी स्कीम्स जिसमें मिनिमम 65% इक्विटी में होता है, यहाँ 75% इक्विटी में रखना ही है। यहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास 18 स्कीमें हैं, और क्योंकि कंपैरेटिवली न्यूली लॉन्च कैटेगरी है, 10 स्कीमें यहाँ 2 साल से कम की एज की हैं, इसलिए थोड़ा एक पुराने फंड को इन्वेस्टर्स देख सकते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो। और 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखें रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे, तो ये जो 4-5 स्कीमें हैं, इन्होंने 4 से 10% का अल्फा जनरेट किया है निफ्टी 50 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से मल्टी कैप इज अ गुड कैटेगरी। और जैसे भी फिरोज जी ने बोला कि स्मॉल कैप्स में एक पोटेंशियल है, मल्टी कैप्स के द्वारा इन्वेस्टर्स को कंपल्सरीली ही एक 25% एलोकेशन स्मॉल कैप में मिल ही जाएगा। ओके फाइन। मैं फिरोज आपके पास आ रही हूँ।
आपने थीम्स का जिक्र किया, कंजम्पशन यू सेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में आपसे समझूं, क्या ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं हमारे लिए कंजम्पशन के और बोथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो इस साल जो थीम्स हैं वो प्ले आउट होंगी और यहाँ पर निवेशकों को ज्यादा फोकस अपना बढ़ाना चाहिए और कैसे? देखिए, अगर हम प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, उसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है, Q1 FY 22-23 का जो नंबर है, उसमें 26% की प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ देखने को मिली। देखिए, कंजम्पशन, एक प्राइवेट कंजम्पशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बाद जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है कंजम्पशन पे, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है, जैसे इस बजट में कहा गया कि 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करार दिया गया है, विच इज 3 गुना हो गया लास्ट 3-4 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है स्पेशली रूरल कंजम्पशन में, वो अभी से ग्रीन शूट्स देखने को मिल गई है। तो मेरे हिसाब से रूरल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन ट्रिगर्ड बाय गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 और क्या है कि इस बार अगर आप देखें तो बजट में डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ जाएगी अगर डिफॉल्ट ऑप्शन जो टैक्स रिजीम होगा, नया टैक्स रिजीम है, तो वो इंसान डिफॉल्ट में ही जाता है। अगर आप पहले वाली रिजीम को डिफॉल्ट रखते हैं तो 98% वो यूज कर रहे थे, अब इसको डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे हिसाब से एक साल में ही 2% लोग 50% होने जाने वाले हैं। सो आई थिंक डिस्पोजेबल इनकम लोगों की इस बजट से ज्यादा बढ़ेगी, थोड़ी महंगाई पे प्रेशर पड़ेगा, बट आई थिंक कंजम्पशन को और थोड़ा प्रोपेल मिलेगा। तो अगर उसका फायदा लेना है तो दीज आर द फ्यू बेसिक फैक्टर्स कॉन्सेप्चुअली विच विल ट्रिगर कंजम्पशन ग्रोथ विच इज लॉन्ग लास्टिंग। 3-4 साल की कंजम्पशन की साइकिल मेरे हिसाब से बनती हुई, बिल्डअप होती हुई दिख रही है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पर इंडिया का काफी ज्यादा जोर है। पीएलआई स्कीम लाने के बाद कई सेक्टर्स को इससे डेफिनेटली बूस्ट मिला है और यहाँ पर भी इनफैक्ट चाइना 1++ पॉलिसी हो गया फिरोज, या फिर इंडिया में ही सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग की अगर तैयारी की बात चल रही है, दैट मीन्स ये एक थीम है जहां पर निवेशकों को खास फोकस करना चाहिए, यहां से अच्छी कमाई की जा सकती है। यस, डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए। ऑफ कोर्स ये बहुत नोन फैक्ट है कि चाइना का जो भी नुकसान होता है वो इंडिया को फायदा हो सकता है, बट आई थिंक इतना सिंपल भी एनालॉजी नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमें कंपीट करने के लिए इंडोनेशिया के साथ कंपीट करना है, वियतनाम के साथ कंपीट करना है, तो चाइनीज का जो फॉल आउट है मैन्युफैक्चरिंग का, इंडिया को इतना प्रोपोर्शन नहीं मिल रहा है जितना मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था, पॉइंट 1। बट फिर भी मैन्युफैक्चरिंग की जो, जैसे आपने कहा पीएलआई स्कीम, विच इज वेरी वेरी वैलिड, इट्स एक पुश मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, ये जो रेलवे नेटवर्क है, स्पेशली गुड्स एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का, वो इंडिया का प्रोग्रेस होगा। अगर वो होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, देखिए आपके पैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने पे नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की जो लिस्टेड स्टॉक्स की जो मात्रा है इंडिया जैसे बड़े कंट्री में बहुत कम है, तो सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग लिस्टेड स्टॉक्स की बड़ी कम है मेरे हिसाब से। इसीलिए आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जो पीई री रेटिंग हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि सप्लाई नहीं है। अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग थीम प्ले करना है तो लिस्टेड स्पेस में करना है, और मैन्युफैक्चरिंग लिस्टिंग नहीं हुई है इतनी कंपनियों की, इन स्पाइट ऑफ इंडिया हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स इन द वर्ल्ड। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। हमारे पास जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो यूएस से भी ज्यादा है, बट फिर भी मैन्युफैक्चरिंग की जो थीम प्ले करने के लिए जो सप्लाई है फॉर अ फंड मैनेजर और एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो सीमित है, इसीलिए उनकी पीई की री रेटिंग और बियॉन्सी इन टर्म्स ऑफ करेक्शंस इज गोना बी वेरी सेफ, इसीलिए लो रिस्क हायर रिटर्न पॉसिबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग। ऑलराइट, तो मैन्युफैक्चरिंग थीम और कंजम्पशन थीम यहाँ पर खास नजर रखिए इस साल। अपार्ट फ्रॉम मल्टी कैप फंड कैटेगरी, प्रबलीन आपकी नजर में कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहां पर अभी फिलहाल निवेशकों को फोकस करने की जरूरत है? स्वाति, अगर अभी हम इंडिया की बात ही करें तो मेरे ख्याल से फोकस्ड फंड्स की कैटेगरी भी एक अच्छा एरिया है जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे सबसे जो पहली चीज है जो यहाँ का पॉइंट है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है स्टॉक्स का, यानी कि अबाउट 30 स्टॉक्स से ज्यादा का आपका पोर्टफोलियो नहीं जाता। सो ये एक तरीके से एक लो कॉस्ट पीएमएस है जो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, बिकॉज अक्सर इन्वेस्टर्स जो पीएमएस देखते हैं वहां पे भी उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स इज लिमिटेड। और यहाँ पे फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप उठाना चाहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो अपने कन्विक्शन के हिसाब से और अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो बदलाव कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। एक इस कैटेगरी का करीबन हमारे पास 26 स्कीम्स हैं डिफरेंट। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ स्कीम्स जो मेराई की हैं, एसबीआई की हैं, इन्वेस्को की हैं, ये अच्छी दिखती हैं। सो इन्वेस्टर्स आई थिंक एक फोकस्ड फंड्स को देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि थोड़ी हाई कन्विक्शन बेट रहती है स्वाति, तो यहाँ पे कई बार ड्रॉडाउन्स भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जो फंड मैनेजर का व्यू है वो नॉट नेसेसरीली कि जिस टाइम में उनने सोचा है इन्वेस्टर्स का उसी हिसाब से कई बार आउटलुक नहीं रहता है। तो हल्का ऑफ कोर्स एज इक्विटी इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स पेशेंस रखने की जरूरत है अगर इन्वेस्टर्स इस स्कीम को चुनते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी इक्विटी में मुनाफे की स्ट्रैटेजी पर करेंगे चर्चा फिरोज और प्रबलीन से। बने रहिए हमारे साथ। तो इक्विटी में कहां पर बनाएं आप मुनाफे की स्ट्रैटेजी? साल 2023 में कैसा रह सकता है इक्विटी का बाजार और कहां पर मिल सकते हैं निवेश के मौके? बात कर रहे हैं आनंद राठी से फिरोज अजीज और फिनफिक्स से प्रवीण वाजपेयी से। फिरोज, 2022 हमने देखा यूजुअली ग्लोबल मार्केट के लिए या फिर इंटरनेशनल फंड्स के लिए उतने कुछ खास एक्साइटिंग नहीं रहे। 2023 में कुछ स्कोप है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए? यस, आई थिंक इंटरनेशनल एक्सपोजर ने बहुत अंडर परफॉर्म किया लास्ट ईयर। हमने दोनों तरफ इंडियन मार्केट्स ने रिटर्न भी ज्यादा दी और रिस्क भी कम ली। रिस्क का अगर हम वॉलिटिलिटी का आंकड़ा देखें तो ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि इंडियन मार्केट यूएस मार्केट से ज्यादा रिस्की है। परसेप्शन ये है, बट रियलिटी ये है कि जब हम रिस्क को न्यूमेरिकली मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉलिटिलिटी इंडेक्स, तो रिस्क ऑलमोस्ट 30% कम था निफ्टी का S&P 500 के मुकाबले। सो लास्ट ईयर अगर हमने रिस्क और रिटर्न दोनों पे आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट को, जाहिर सी बात है थोड़ी मीन रिवर्जन पॉसिबल है। और लास्ट 2 महीनों से आप देख चुके हैं कि इंडिया हैज बीन अ स्लो मार्केट रिलेटिव टू द ग्लोब। ये ट्रेंड जो है मेरे हिसाब से कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस ज्यादा थी तो अंडर परफॉर्मेंस भी इंडिया के आ सकते हैं। तो ग्लोब का आज मतलब फिर भी बनता है, बट मेरे हिसाब से जब ग्लोब जाते हैं लोग और नैस्डैक की ईटीएफ खरीदते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आप इंडिया के बाहर इसीलिए जा रहे हो रिस्क घटाने के लिए, क्योंकि रिटर्न इंडिया में कमाने के लिए बहुत सारे जरिए हैं आपके पास। आप बाहर जा रहे हो ताकि आप डिवर्सिफिकेशन कर सको, रिस्क घटा सको। और बाहर जाके अगर टेक्नोलॉजी का इंडेक्स ही खरीदना था तो आप रिस्क कम नहीं कर रहे हो, रिस्क घटाने के बदले बढ़ा रहे हो। सो पॉइंट 1, ग्लोबल डेफिनेटली आफ्टर सच एन अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द ग्लोबल फंड्स।
सेकंड, प्लीज डोंट बाय ईटीएफ। माना कि ग्लोबल नैस्डैक ईटीएफ में पैसे भी बन सकते हैं, बट वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। आप इंडिया छोड़ के तब जा रहे हैं ताकि रिस्क घटा सके, जाके टेक्नोलॉजी फंड ना खरीदें। दीज आर माय पॉइंट्स। एंड जैसे प्रबलीन जी ने कहा कि जो कैटेगरीज थी फोकस्ड और मल्टी कैप, वो दोनों कैटेगरी और फोकस्ड स्पेशली, वो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वैलिड आर्ग्यूमेंट है विजाविया थीमेटिक और सेक्टर ग्लोबल फंड। आपके व्यू में प्रबलीन, इंटरनेशनल फंड में निवेश जैसा फिरोज ने भी बताया उसमें आप ऐड करेंगी, क्या आपको लग रहा है 2023 में इंटरनेशनल फंड से? 2022 तो काफी खराब निकला है यूएस मार्केट्स के, स्वाति इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 साल के में पहली बार नास्डैक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, एंड आई थिंक वो करेक्शन ड्यू भी था बिकॉज 2020 कोविड में हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को जरूरत से ज्यादा बूस्ट मिला, और ये दोनों मेजर इनपुट्स हैं जो नास्डैक को बनाते हैं, इसीलिए हमने 22 में देखा एक 33% फॉल था नास्डैक 100 में। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इन्वेस्टर्स जिनका जो चाहते हैं करेंसी डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर पैसा डालना, उन थीम्स में पैसा डालना जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आई थिंक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन में मैं डेफिनेटली फील करती हूँ कि कुछ मेरिट है। एंड थोड़ा एक मंथली एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जहां थोड़ा ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स देख सकते हैं, S&P 500 जैसा। अगर थोड़ी सी ज्यादा थीमेटिक कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना चाहते हैं, जैसे नास्डैक 100 विच इज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, तो वो देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास डिवर्सिफाइड एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स भी हैं स्वाति, जैसे डीएसपी के हो गए, फ्रैंकलिन के हो गए। और अगर हम 15 साल का रिटर्न देखें, रोलिंग रिटर्न्स देखें, तो निफ्टी 50 ने 12% का रोलिंग रिटर्न दिया है फरवरी 2013 से आज तक का 15 साल में। S&P 500 ने करीबन 9.6%, नास्डैक ने 12.5%, करीबन सेम निफ्टी के जितना। पर अगर हम मोतीलाल का जैसे नास्डैक फंड उठाएं, वहां रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। हम डीएसपी के फंड को उठाएं जहां ये डेप्रिसिएशन का फायदा मिलता है, तो ये सारे 14 से 18% की रेंज में रोलिंग रिटर्न्स आए हैं। तो मेरे ख्याल से उस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज सम मेरिट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एज वेल, थोड़ा परसेंटेज पर रिस्क समझ के ही इन्वेस्ट करें। ये तो इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात हुई। फिरोज, विद इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस आपको पॉसिबिलिटीज लग रही हैं 2023 में, और क्या उसके वैलिड डेटा पॉइंट्स होंगे बैक करने के कि व्हाई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन 2023? आई थिंक हमारी जैसी कंट्री जो इतनी आबादी है और आज भी फाइनेंशियलाइजेशन काफी कम है, तो ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये सेक्टर इज अ क्वाज़ाई प्ले और अ प्रॉक्सी प्ले ऑन द इकोनॉमी। तो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, और ये जो बैंकिंग की जो सेक्टर है वो इतनी वेल रेगुलेटरी गार्डेड है कि बैंकिंग लाइसेंस इंडिया में इतना आसानी से नहीं मिलता। तो ये जो लाइसेंस की जो मेरिट है एंड जो क्रिटिकल मास पे एक बैंक जब पहुंच जाती है, उसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर में वो जो कंप्लीट बिजनेस मॉडल में काफी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी होती है। आज आप प्राइवेट सेक्टर इंडिया के बैंक्स देखें तो गिने चुने हैं, बट एक क्रिटिकल मास पे पहुंचने के बाद उनकी जो ग्रोथ और उनकी जो स्टेबिलिटी होती है ऑफ द ग्रोथ, वो काफी अच्छी हो जाती है ग्लोबल के मुकाबले। तीसरा, हमारी जो रेगुलेशन है ऑन द आरबीआई, बिकॉज बैंक का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि पैसे अगर आपने गलत जगह बांट दिए और एनपीएस बढ़ गई या एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ गई तो काफी दिक्कतें आ सकती है। ग्लोबल बैंक थोड़ी ज्यादा फ्री है। आरबीआई हैज बीन अ ग्रेट रेगुलेटर, इनको इतना अच्छा वॉच किया है कि कोविड में भी इनकी दुविधाएं नहीं थी। और चौथी बात यह है कि आज की डेट में जो कैपिटल की जो अवेलेबिलिटी है आरबीआई के माध्यम से, आज माना कि हमने 7 रेट हाइक कर दिए, 4.4 से आप 6.5 पे पहुंच गए, बट फिर भी आज भी काफी सारी और फैसिलिटीज की वजह से लिक्विडिटी मिलती है, इनको काफी आर्बिट्राज प्ले करने का मौका मिलता है। सो गुड क्वालिटी ऑफ बुक, ग्रेट वैल्यूएशंस एंड रेस्ट्रिक्टेड प्लेयर्स, इनकी वजह से आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छी प्रॉक्सी इकोनॉमिक प्ले जरूर है फॉर नेक्स्ट 3-4 इयर्स। ओके, तो सेक्टर्स और थीम्स कौन से साल 2023 के लिए आपको देखनी है, समझनी है निवेश के लिहाज से, उस पर चर्चा करने के लिए
फिरोज और प्रवीण आप दोनों का करेंगे होने के लिए। तो आज के इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।